हेलो स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस लॉ की लास्ट क्लास में हमने बात करी थी बीमा अनुबंध के बारे में। बीमा अनुबंध का अर्थ हमने देखा था और इसके अलावा बीमा अनुबंध में जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं, जनरल एलिमेंट्स एंड स्पेसिफिक एलिमेंट्स। जनरल एलिमेंट्स के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन करके आ चुके हैं। आज के क्लास में हम एलिमेंट्स का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, कि बीमा अनुबंध में जो क्या क्या विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं जो सामान्य जो संविदा है, सामान्य जो अनुबंध है उसके अलावा, उसके अतिरिक्त है ना, उससे अलग है। तो इस तरह से बीमा अनुबंध में पाए जाने वाले कुछ विशिष्ट तत्व होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, सबसे पहले हम बात करें बीमा योग्य हित के बारे में, इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बारे में। बीमा योग्य हित, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो बीमा संविदा होती है उसमें क्या होता है, बीमा योग्य हित का होना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। अब बीमा योग्य हित क्या है कि जो बीमित जो है उसका बीमा की वस्तु में हित होना, इंटरेस्ट होना किसी प्रकार का। मैंने आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट का जो वो हमने जब लेक्चर पढ़ा था बेसिक टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, तभी भी मैंने आपको इस बारे में बताया था। आपको ध्यान होगा जब भी मैंने आपको कहा था कि बीमा योग्य हित से क्या तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति का, जैसे मैं बीमा करवाना चाहती हूँ किसी सब्जेक्ट मैटर का, जिस विषय वस्तु का मैं बीमा करवाना चाहती हूँ उसमें मेरा स्वामित्व होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, या मेरा हित होना चाहिए कि जैसे अगर उस वस्तु को कोई लाभ हो, सुरक्षा हो उसकी, तो मुझे लाभ है, लेकिन अगर उस वस्तु को कोई नुकसान हो तो मुझे हानि होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने पड़ोसी की कार का इंश्योरेंस करवा लिया, पड़ोसी की गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लिया, किसी अजनबी की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा लिया, ऐसा नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरा उस गाड़ी या उस प्रॉपर्टी में क्या नहीं है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। मैंने चोरी के सामान का बीमा करवा लिया, करवा सकती हूँ नहीं ना। तो कहने का मतलब कोई भी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये जिस तरह से दूसरे की संपत्ति का, किसी अवैध रूप से प्राप्त संपत्ति का बीमा नहीं करवा सकते क्योंकि उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। तो आपका किसी वस्तु पर स्वामित्व होना चाहिए, वो वस्तु आपकी खुद की होनी चाहिए, आपका हित उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये हुआ आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट। फिर हम बात करें अगर लाइफ इंश्योरेंस या फायर इंश्योरेंस के बारे में, तो जीवन बीमा या अग्नि बीमा में बीमा करवाते समय और क्षतिपूर्ति का दावा करते समय, दोनों ही समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रूफ किया जाना जरूरी है। बीमित ये बताएगा कि मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट मैटर में है, यानी कि ये वस्तु मेरी है, ठीक है। इसके अलावा मरीन इंश्योरेंस की बात करें, यानी कि समुद्री बीमा की, तो समुद्री बीमा में क्षतिपूर्ति का दावा करते समय केवल एक ही बार क्षतिपूर्ति का दावा करते समय बीमित का बीमा योग्य हित विषय वस्तु में होना चाहिए। तो ये इस तरह से इन दोनों में डिफरेंस भी है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे बीमा योग्य हित के बारे में बात। फिर हम लोग बात करें अगर परम सद्विश्वास की, गुड फेथ, देखिए जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किस पर बेस्ड होता है, गुड फेथ पर बेस्ड होता है, परम सद्विश्वास पर बेस्ड होता है। सामान्य जो अनुबंध होता है, जो वो होता है वो कैविट एम्प्टर पर, यानी क्रेता सावधान के सिद्धांत पर निर्भर होता है, लेकिन यहाँ पर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो परम सद्विश्वास के सिद्धांत पर निर्भर होता है। यहाँ पर दोनों ही पार्टीज की, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो चाहे वो इंश्योर्ड हो, दोनों भी एक वैश्वासिक संबंध में बंधे रहते हैं, यानी कि दोनों को ही ऐसी कोई भी जो बात है जो कि जिससे कि एक दूसरे के अधिकारों या कर्तव्यों पर प्रभाव पड़ता है वो नहीं छुपानी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस करवा, और वो अपनी हेल्थ के बारे में ही उस स्पेसिफिक बात को छिपा रहा है जो बताई जानी जरूरी है। पहले से उसे कोई बीमारी है और वो हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहा है और इंश्योरेंस कंपनी से छुपा रहा है, तो ऐसा करना उचित नहीं है, ठीक है। ऐसा किया जाता है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी की कोई लायबिलिटी उसके प्रति नहीं होगी। तो इस तरह से जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो परम सद्विश्वास के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। फिर हम लोग बात करें क्षतिपूर्ति के बारे में, इंडैम्निटी के बारे में। जीवन बीमा
अनुबंध और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, इन दोनों को छोड़कर बाकी जो अन्य प्रकार के बीमा होते हैं, यानी कि अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, जो जनरल इंश्योरेंस होते हैं, उन सब पर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है, जिसमें कि किसी निश्चित घटना से जो कोई नुकसान होता है, कोई निश्चित घटना के घटने पर जितनी वास्तविक हानि होती है, उस वास्तविक हानि को देने का वचन दिया जाता है क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के अंतर्गत। फिर हम लोग बात करें स्थान ग्रहण की, यानी कि सब्रोगेशन की। ये हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, तब भी ये वर्ड्स हमने वहां पर प्रिंसिपल्स भी पढ़े थे इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो स्थान ग्रहण की बात करें तो यहाँ पर भी जो है जो क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध होते हैं, ठीक है, दो तरीके के बीमा अनुबंध होते हैं, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ सुन लीजिए आप लोग, जीवन बीमा अनुबंध और क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध, ठीक है। तो जो क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध होते हैं, यानी कि अग्नि बीमा, समुद्री बीमा या अदर्स जो होते हैं जिनमें क्षतिपूर्ति की जाती है ना, वहां पर जैसे ही बीमा कंपनी जो है बीमित की क्षतिपूर्ति कर देती है, वैसे ही बीमा कंपनी किसका स्थान ग्रहण कर लेती है, बीमित का। जैसे देखिए इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड को क्या करा, अमाउंट पे कर दिया। आफ्टर द पेमेंट ऑफ अमाउंट को पे करने के बाद अब इंश्योरेंस कंपनी किसका स्थान ग्रहण कर लेगी, इंश्योरेंस कंपनी का। और जो दोषी पक्षकार है, यानी कि जो थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से इंश्योर्ड को नुकसान हुआ था, अब इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड के नाम से उस पर दावा कर सकती है, ठीक है ना, और क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह से स्थान ग्रहण का सिद्धांत बीमा संविदा में विशेष स्थान रखता है। फिर हम बात करें आश्वासन की, यानी कि वारंटीज। बीमा अनुबंध जो है आश्वासन पर आधारित होता है, ठीक है। आश्वासन दोनों ही तरफ से, जैसे एक तो वारंटीज जैसे इस बात की होती है, बीमा कंपनी जो है वो बीमित से अपेक्षा करती है कि उसने भले ही बीमा करवा लिया लेकिन फिर भी वो अपनी वस्तु का ध्यान रखेगा। ऐसा नहीं कि बीमा करवाने के बाद वो बिल्कुल लापरवाह हो जाए, ठीक है ना। उसने मान लीजिए वो अपनी वस्तु का बीमा करवाया, वो उसे बाय शिप अगर कहीं पर भेज रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और उस वस्तु को उसने पैकेजिंग अच्छे से नहीं करी कि भाई वो रास्ते में उसका नुकसान हो सकता है, उसे उस वस्तु की पैकेजिंग अच्छे से करनी है, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल जो है आपका वो इस बात के लिए क्या क्या बता रहा है हमें कि बीमित की तरफ से यह आश्वासन दिया जा रहा है बीमा कंपनी को कि वो अपनी वस्तुओं का एक जो अच्छे से ध्यान रखेगा और किसी भी प्रकार की जो शर्त है उसका भंग नहीं करेगा। तो इस तरह से जो है आपका बीमा अनुबंध वो आश्वासन पर टिका हुआ है। तो यहाँ पर वारंटीज का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर हम लोग अगर अदर एलिमेंट्स की बात करें, अन्य तत्वों की बात करें, तो देखिए बीमा जो है वो क्या है, आपका एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट यानी एक व्यक्तिगत अनुबंध है। इंश्योरेंस क्या है, व्यक्तिगत अनुबंध होता है, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कहने का मतलब ये है, हम इसे व्यक्तिगत अनुबंध इसलिए कहते हैं क्योंकि इंश्योर्ड जो है बिना इंश्योरेंस कंपनी की सहमति के अपनी पॉलिसी को किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी का की जो लायबिलिटी होती है वो कब अराइज होती है, जो लायबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, लायबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस संविदा के तहत इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी तभी होती है जब या तो वो निश्चित घटना घट जाए या फिर वो निश्चित अवधि पूरी हो जाए। लायबिलिटी यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज होती है। फिर हम बात करें तो बीमा जो है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है कैसा अनुबंध है, एक शर्त युक्त अनुबंध है और साथ ही हम इसे एक सायोगिक अनुबंध भी कह सकते हैं। अब शर्त युक्त अनुबंध तो इसलिए है क्योंकि जैसे जब प्रीमियम पूरा रेगुलरली अगर प्रीमियम पे किया जाएगा तभी पेमेंट करेगी इंश्योरेंस कंपनी, तो ये शर्त है यहाँ पर पेमेंट पे करने, जो प्रीमियम पे करने की। और सायोगिक इसलिए कि अगर मान लीजिए जहाँ क्षतिपूर्ति अनुबंध है तो वहां पर तो क्षतिपूर्ति तभी की जाएगी जब वो घटना घट जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये स्पेसिफिक एलिमेंट्स आज की क्लास में हमने देखे जो कि हर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में होने कंपलसरी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।